नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व के संपूर्ण भाग पूर्ण हो चुके हैं। अगर आपने इनका वाचन वीडियो के रूप में नहीं सुना तो आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 4। द्वितीय पर्व का भाग 1, 2, 3 का वाचन भी वीडियो के रूप में आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग 4। एक दिन क्या हुआ। सदा की तरह वह रात को देर से लौटा और दरवाज़ा खोलने के लिए धक्का दिया तो पाया कि भीतर से बंद है। उसे आश्चर्य हुआ, अंदर कौन हो सकता है, कोई चोर तो नहीं आ गया। उसने फिर ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा सचमुच बंद था। उसने पुकारा, भीतर कौन है? कोई उत्तर नहीं। फिर पुकारा, बार बार पुकारा, मानो चीख पड़ा हो। तब कहीं आहट हुई, दरवाज़ा खुला। विस्मित विमुड़ शरत ने देखा, आंधी में पुरहिन के पत्ते की तरह कांपती नीचे के तल्ले में रहने वाली यज्ञेश्वर मिस्त्री की लड़की शांति उसके सामने खड़ी है। आँखों से आंसुओं का झरना बह रहा है। नीची दृष्टि के बस वह खड़ी की खड़ी रह गई है। शरत देखता रहा, सोचता रहा। युगों जितने 2 क्षण बाद उसने पूछा, बात क्या है शांति? तुम यहाँ क्या करने आई हो? कई क्षण फिर सन्नाटा छाया रहा। बार बार आश्वासन देने पर किसी तरह सुस्थिर होकर उसने कहा, बाबा ने कुछ पैसा लेकर शराबी और बदमाश बूढ़े घोषाल के साथ मेरा विवाह कर देने का फैसला किया है। आज नशे में धुत होकर उसने मेरे साथ स्वतंत्रता बरतने की कोशिश की। उसी के डर के मारे मैं यहाँ घुस आई थी। कहते कहते शांति शरत के चरणों में गिर पड़ी और करुण स्वर में बोली, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। अब कुछ सोचने को शेष नहीं रह गया था। शांति उसकी शरण में आई है, वह पीछे कैसे हट सकता है। बोला, डरो नहीं शांति, आज की रात तुम यहीं सो। मैं कहीं और चला जाता हूँ, सवेरे आकर कुछ उपाय करूँगा। वह जानता था कि यज्ञेश्वर मिस्त्री का घर आवारा लोगों का अड्डा है। नशेबाज, गंजेड़ी, ये ही सब उसके संगी साथी हैं। स्त्री है नहीं, बेचारी शांति ही उनकी फरमाइश पूरी करते करते तंग आ जाती हैं। ज़रा चूक हुई नहीं कि चक्रवर्ती उसको निर्मम होकर मारता है। अधिकार में भारती ऐसे ही एक बंगाली मिस्त्री के वासे में जाती है। वह अधेड़ उम्र का है, कारखाने में पीतल ढलाई का काम करता है। शराब पीकर कांट के फर्श पर पड़ा पड़ा किसी को बुरी बुरी गालियां दे रहा है। भारती ने पुकारा, मानिक, किस पर गुस्सा हो रहे हो? सुशीला कहाँ है? आज 2 दिन से वह पढ़ने क्यों नहीं जाती? मानिक किसी कदर हाथ पैरों के सहारे उठकर
बैठ गया और गौर से देखकर पहचानने के बाद बोला, बहन जी हैं, जाओ बैठो। सुशीला तुम्हारे स्कूल में कैसे जाए बताओ? खाना पकाना, चौका बासन करना, लड़के को संभालना, सभी तो उसे करना पड़ता है। छाती फट जाती है बहन जी। जदुआ साले को कत्ल ना कर दिया तो मैं कायत की पैदाइश नहीं। बड़े साहब को ऐसी दरखास्त दूंगा कि साले की नौकरी ही खत्म हो जाए। अनजाने ही शरद को शांति से सहानुभूति हो आई थी, इसलिए सवेरे आकर उसने उसके पिता से कहा, सुना है तुम शांति का विवाह बूढ़े गोशाल से करना चाहते हो। यज्ञेश्वर ने उत्तर दिया, जी हाँ, लेकिन वह तो उसके लिए उपयुक्त वर नहीं है, बूढ़ा है, नशा करता है। चक्रवर्ती ने उत्तर दिया, गरीब आदमी हूँ, इस विदेश में इससे अच्छा पात्र कहाँ से पा सकूँगा। उसके पास पैसा है, लड़की को खाने पीने का दुख नहीं होगा। नशा करता है तो क्या, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। रही उम्र की बात, तो भला आदमी जात की उम्र कौन देखता है। मिस्त्री का तर्क सुनकर शरद मुस्कुराने लगा। समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। जैसी स्थिति थी उसमें किसी को भी समझा पाना असंभव जैसा था। फिर भी शरद ने उससे कहा, तुम्हें गौशाल का जो कुछ देना है वह मैं चुका दूंगा। चक्रवर्ती बोला, तो इससे क्या हुआ, लड़की की शादी आखिर करनी ही है। और बाबू साहेब, आपके अंदर यदि इतनी ही दया माया है तो क्यों नहीं इस गरीब ब्राह्मण की लड़की से शादी करके मेरी जाति और कुल की रक्षा करते। सुनकर शरद अवाक रह गया। स्वयं विवाह करने की बात उसके दिमाग में शायद ही उठी हो। शायद कैशोर्य का वह असफल प्रेम उसे अभी तक साल रहा था, इसलिए उस क्षण वह वहाँ से चला गया। लेकिन मन ही मन उसने लड़की के साथ होने वाले अन्याय का प्रतिकार करने का फैसला कर लिया था। बहुत दौड़ धूप की, इधर उधर हाथ पैर मारे, लेकिन उसके उपयुक्त वर नहीं जुटा सका। अंत में एक दिन उसने चक्रवर्ती से कहा, मैं तैयार हूँ। यह विवाह किस रीति से संपन्न हुआ, रंगून के कितने कुलीन बंगाली उसमें शामिल हुए, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। वे तो यह भी नहीं जानते थे कि शरद ने वास्तव में विवाह किया था। यही मानते रहे कि वह किसी निम्न श्रेणी की औरत के घर जाकर रहता है, और इस तरह किसी औरत के पास रहना निरी चरित्रहीनता है। जो भी हो, अब उसके अव्यवस्थित जीवन में एक नारी पदार्पण कर चुकी है, पदार्पण कर चुकी थी। उसकी कोमल परस पाकर उसके जीवन की धारा आनंद के स्रोत को और मुड़ गई। नारियां उसके जीवन में ना आई हों, यह बात नहीं, परंतु संसार होने का यह पहला अवसर था। उस दिन से उसके लिए जीवन का अर्थ ही कुछ और हो गया। वह अब अकेला नहीं था, उसके पास भी उसकी प्रियतमा, जो उसे अपने अंतरतम से प्यार करती थी, क्योंकि वह उसका पति ही नहीं, त्राता भी था। न जाने कितने दुखों के बीच से होकर उन्होंने यह सुख पाया था। दोनों न जाने कितनी कितनी देर तक बातें करते रहते, एक दूसरे की आंखों में झांकते रहते। दफ्तर के मित्रों ने उसे श्रीण कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसने किसी बात की चिंता नहीं की। मिस्त्री पल्ली के लोग पुकारते, तभी वह
होम्योपैथी का बक्स उठाकर बाहर निकलता, या फिर कभी अध्ययन लेखन की प्रेरणा करती होती तो नई अनुभूति के साथ साधना में लग जाता। नहीं तो उसका संसार शांति में सीमित होकर रह गया था। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। एक और नया प्राणी उसके संसार में आ पहुंचा। शिशु की किलकारियों से वह घर गूंजने लगा, जो अब तक प्यार और सहानुभूति के अभाव में निराश्रित होकर भटकता रहता था। उसने सदा उन्हीं स्थानों पर आश्रय पाया था जो भले मानुषों के लिए अर्जित थे। उसके जीवन में यह कैसा अप्रत्याशित सुख! लेकिन दुर्भाग्य अभी भी मुस्कुरा रहा था। नए जीवन के अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि प्लेग की महामारी ने एक बार फिर रंगून शहर पर आक्रमण किया। चारों ओर हाहाकार मच उठा। इधर उधर लाशें दिखाई देने लगी। तभी एक दिन शरद ने घर लौटकर पाया कि शांति को ज्वर हो आया है। वह कांप उठा। उसने बहुत पास से उस ज्वर के उग्र रूप को देखा था। तुरंत पहचान गया कि यह प्लेग ही है। सहायता के लिए पड़ोसियों से प्रार्थना की, लेकिन ऐसे समय कौन आगे आता। दौड़ा हुआ वह अपने मित्र गिरीन्द्र सरकार के पास पहुंचा और अवरुद्ध कंठ से बोला, भाई गिरीन, मैं बड़ी विपद में फंस गया हूँ। शांति तीव्र ज्वर में छटपटा रही है। क्या कहते हो सरदा? किसी को दिखाया है? अभी तक किसी को नहीं। महीने का अंत है। हाथ में पैसा नहीं है। कोई चिंता नहीं है। मैं अभी डॉक्टर अपूर्व या डॉक्टर डे को बुलाता हूँ। गिरीन्द्रनाथ सरकार ने एक सत्कार समिति का गठन किया था। वह ऐसे समय रोगियों के इलाज तथा मरने पर उनके दाहकर्म में सहायता करती थी। शरद बोला, तुमने सत्कार समिति बनाकर बहुत पुण्य अर्जित किया है। इस विपत्ति में मेरी रक्षा करो भाई। फिर हताश भाव से कुर्सी पर जैसे गिर गया। दीर्घ निश्वास खींचकर बोला, भाग्य है भाई, सब भाग्य है। जो लिखवाकर लाया हूँ वही तो होना है। सरकार ने उसे सांत्वना दी। समिति की अलमारी खोलकर रोगी के इस्तेमाल में आने वाली कुछ चीज़ें और कुछ दवाइयाँ भी दी। कहा, तुम घर चलो, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर के पास जब वह वहाँ पहुँचे तो पाया लड़की के एक तख्त के ऊपर चादर से मुंह ढके रोगिणी अचेतन अवस्था में छटपटा रही है। लकड़ी के एक तख्त के ऊपर चादर से मुंह ढके रोगिणी अचेतन अवस्था में झटपटा रही है। प्राण कंठ में आ गए हैं। एक बुढ़िया उसके सिरहाने बैठी पंखा चल रही है। डॉक्टर तुरंत समझ गए कि प्लेग है और बचने की कोई आशा नहीं है। 2 क्षण उसे देखकर वह बाहर आ गए। शरद और भी कातर हो उठा। विकल विहल वह शांति की प्राण रक्षा के लिए बार बार डॉक्टर से अनुरोध करने लगा, लेकिन वे क्या कर सकते थे। सांत्वना देकर तथा उपचार बताकर वहाँ से चले गए। शरद फिर रोगिणी की शैया के पास आ गया। अंत में कुछ क्षण पूर्व शांति की संज्ञा लौटी। क्षीण कंठ से धीरे धीरे उसने कहा, मेरे कारण आपको बहुत दुख पहुंचा है, उस सब के लिए क्षमा कर दो। शरद आर्त स्वर में बोल उठा, ऐसी बात मत कहो, मुझे डर लगता है। शांति ने कहा, छी, डर किस बात का? लाओ, मुझे ज़रा अपने पैरों की धूली तो दो, आशीर्वाद भी दो।
शरद समझ गया कि अब आशीर्वाद देने को कुछ नहीं बचा है, सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए हैं। शांति संसार के दुख कष्टों को तुच्छ करके परलोक चली गई। वह अपलक दृष्टि से स्त्री के मृत्यु से विवर्ण मुख को देखता हुआ रो पड़ा। उस समय जैसी अवस्था थी, पड़ोसियों से कोई सहायता मिलने की आशा नहीं थी, और जो भद्र बंगाली थे उनसे वह सदा दूर रहा। वह भी क्यों आते, इसलिए केवल गिरीन्द्र नाथ की सहायता से ही उसे सब कुछ करना पड़ा। बड़ी कठिनता से एक कुली गाड़ी भाड़े पर मिली थी और उस पर रखकर शव को शमशान ले गए। वहाँ एक सन्यासी रहते थे। इन्हें निसंग देखकर उन्होंने स्वयं ही चिता निर्मित की और इस प्रकार शांति देवी का दाह संस्कार संपन्न हुआ। शरद के शोक की कोई सीमा नहीं थी। कैशौर्य के उस असफल प्रेम के समान इस सदमे का भी उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। छूट गया अध्ययन, छूट गया लिखना और चित्रांकन। बस बावलों की तरह इधर उधर घूमता रहता। इसी बीच में शिशु भी महामारी का शिकार बन गया था। वर्षों बाद अपने मित्र के युवा पुत्र की मृत्यु पर उसकी माँ से उसने दार्शनिक उपेक्षा से कहा था, दादी, तुम तो इतने दिन तक पुत्र सुख देख चुकी, मैं तो 1 वर्ष भी उस सुख को नहीं भोग सका था। पर उस दिन उसकी व्यथा का अंत नहीं था। सब कुछ लौटाकर एक बार फिर वह अकेला रह गया। मित्रों ने सलाह दी, कुछ दिन घूम आओ। उसका सारा जीवन एक यात्रा ही था, एक निरुद्देश्य दिशाहीन यात्रा। एक बार फिर वह घूमने निकल गया, लेकिन अब पहले की तरह मुक्त नहीं था। छुट्टी की एक सीमा होती है। आखिर उसे अपने काम पर लौटना पड़ा। फिर दर्द सहा जाता है, प्रचारित नहीं किया जाता, तभी तो वह शक्ति बनता है। इसलिए अध्ययन, लेखन, चित्रांकन सब कुछ फिर आरंभ हो गया। उस दर्द ने उन्हें गहराई दी और दी विशालता, लेकिन उस घर में वह नहीं रह सका। उसके कण-कण में उसके अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन की स्मृति अंकित थी। पास ही एक और घर लेकर वह उसमें चला गया। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।